बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 75% तक पहुँच गया पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान। जो माशी माहिरीन हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो बहुत अलार्मिंग है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर सकता है और इसके लिए अगले 15 से 20 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं। हालात बहुत पतले हो गए हैं पाकिस्तान के। मज़ीद 5% से ज़्यादा बढ़ के ये ख़तरा पहुँच गया है 75% से ज़्यादा पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान। याद रखिए, श्रीलंका की सूरत हाल पाकिस्तान से बहुत बेहतर थी अगर आप उसका मुवाजना करें या एक कंपैरिजन निकालें इंडिपेंडेंट। श्रीलंका की सूरत हाल बेहतर थी, वो डिफ़ॉल्ट कर गया था। पाकिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से कैसे बचेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप एक चीज़ पे गौर करें, इसहाक डार बिल्कुल आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। वो इसहाक डार जिसने रोला डाला हुआ था, शोर मचाया हुआ था, मैं आ गया डॉलर सस्ता हो गया, मैं आ गया महंगाई कम हो गई, मैं आ गया मैं पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, मैं आ गया मैं डॉलर को 100 रुपये पे ले आऊंगा, मैं आ गया मैं पेट्रोल को तकरीबन 70 रुपये लीटर के ऊपर ले आऊंगा, मैं आऊंगा पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, मुझे आने दें, हम 6 महीने में पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। शहबाज शरीफ ने भी यही कहा था कि अगर 6 महीने के अंदर मैंने पाकिस्तान की किस्मत ना बदल दी या 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की मईशत को पूरे ट्रैक पे ना ले आया तो फिर मेरा नाम जो है वो इमरान नियाज़ी रख दें। ये उन्होंने कहा था। इतना चिढ़ते हैं इमरान खान साहब के नाम से। तो अब आप सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान 75% तक डिफ़ॉल्ट होने के खतरात से दो चार है। अब मैंने आपको पहले इससे बताया था ट्रिब्यून से, अब मैं आपको डॉन अखबार से बताता हूं। सरमायाकारों को डिफॉल्ट से बचाने वाले 5 साला इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्विप यानी CDS में सियासी बहरान और आलमी मालियाती फंड्स के साथ, यानी जो IMF के साथ आपकी जो बातचीत हो रही है, उसमें बातचीत के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ तेज़ी से इजाफा हो गया। देखें, 2 रीज़न्स हैं जो बड़ी हैं। एक, IMF के साथ आपकी बातचीत कामयाब नहीं हो रही। डार साहब है ना, वो कहते हैं उनका बहुत तजर्बा IMF के साथ बात करने का, छोटे से होते थे तब से IMF के साथ बातें कर रहे हैं, तो करें अब बात। उन्होंने मुंह नहीं लगाया, अमेरिका का दौरा करके वहां से बेइज्जत होकर पाकिस्तान वापस आ गए। और डार साहब के साथ जो हुआ उसकी वजह से IMF और दूसरा पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी बहरान पाकिस्तान में पैदा किया हुआ है सियासतदानों के सहूलतकारों ने, यानी जानबूझ के पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन किया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। रिजीम चेंज ऑपरेशन की कामयाबी के बाद PDM की जमातों को एल्फी लगाकर उनकी हुकूमत बनाई, लेकिन सब ने उनको समझाया। तमाम जी शऊर लोगों ने कहा कि इनकी तो एक दूसरे से शक्लें नहीं मिलती, इनके ख्यालात नहीं मिलते, इनके नज़रियात नहीं मिलते, ये मिलकर मुल्क को कैसे चलाएंगे, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन सहूलतकारों को बड़ा एतमाद था, बड़ा कॉन्फिडेंस था, उनको अपनी अपनी पड़ी हुई थी कि हम अपना काम निकाल लेंगे। तो ये पड़ा है जी पाकिस्तान का इकॉनमी का सूरत हाल। अब इस वक्त जो है तेजी से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के खदशात में इजाफा हुआ है। रिसर्च फर्म आरिफ हबीब लिमिटेड के फराम करदा अदादोशुमार के मुताबिक बुध के रोज CDS 75.5% तक बढ़ गया, जो कि एक रोज कबल 56.2% तक था। यानी इतनी तेजी से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन में सरकारी ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के शेड्यूल में रद्दोबदल कर दिया गया था, लेकिन मुज़ाकरात जारी हैं। तहम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जो मुज़ाकरात नवंबर के शुरू में होने थे वो नवंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिए गए थे। और उसकी वजह यह है, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स एडजस्ट करने के अपने वादे को पूरा करने के साथ साथ रवां साल के शुरू में बहाल होने वाले कर्ज मुआहदे के तहत दरकार दीगर इकदाम किए जाने के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। यानी वो पाकिस्तान को कह रहे हैं पहले टैक्स लगाओ अपनी कौम के ऊपर, मजीद महंगाई का बोझ डालो अपनी कौम के ऊपर, क्योंकि तुमने मुआहदा किया है। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब मुआहदा करके आए थे अपने सहूलतकारों के कहने के ऊपर। तो मिफ्ता इस्माइल ने जो मुआहदा किया था, अब IMF कहता है उसको पूरा करो। इसहाक डार जो है वो आगे आगे भाग रहे हैं, तो अब वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा रहे। इसमें CDS में या डिफ़ॉल्ट करने के जो इम्कानात हैं उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा संगीन सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, जिससे हुकूमत के लिए बॉन्ड्स या तजारती कर्जों के जरिए मार्केटों से ज़र मुबादला इकट्ठा करना मजीद मुश्किल होता चला जा रहा है। मुल्क को अपनी गैर मुल्की अदायगियों को पूरा करने के लिए इस साल
ये जो माली साल चल रहा है आपका जून तक जाएगा, इसमें 32 अरब से 34 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को चाहिए। और कम से कम भी अगर बहुत भी बुरी सूरत हाल है तो मुल्क को रवा माली साल के दौरान तकरीबन 23 अरब डॉलर्स की जरूरत होगी। सीधी सीधी ये कौन देगा 23 अरब डॉलर पाकिस्तान को? 23 अरब डॉलर्स कौन देगा पाकिस्तान को? है किसी के पास इतना पैसा वो पाकिस्तान को दे, या कोई देना चाहता है पाकिस्तान को इतना पैसा? तो इसके बाद यह पाकिस्तान ने IMF से रवा माली साल में मालियाती खसारा 1500 अरब रुपए तक कम करने का वादा किया था, लेकिन पाकिस्तान अपना यह वादा भी पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल खराब से खराब तर होती चली जा रही है और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से लोग पैसा नहीं निकाल रहे। पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है, ये मान नहीं रहे, और इसी वजह से बहुत सारी चीजों पर इमरान खान साहब ने अपने आप को और अपने लोगों को होल्ड किया है। इमरान खान ने समझाया था, जनरल बाजवा साहब से भी आज उन्होंने बात की हमारे साथ, जब साफियों से कुछ और लोग भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जनरल बाजवा को उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर ये तब्दीली लाई जाती है और इस वक्त ये PDM की जमातें आकर बैठ जाती है तो इकॉनमी जो है उसका धड़न तख्ता हो जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने शौकत तरीन साहब को भी भेजा, उन्होंने भी जाकर जो है वो समझाया और ये बताया एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब ये, या फौजी की आदत को कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, इससे बचना होगा पाकिस्तान को हर हालत में। लेकिन फिर रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, किसी ने उसको नहीं रोका। रजीम चेंज ऑपरेशन होने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद करके रख दिया इन नए तजुर्बाकारों ने, PDM की तमाम जमातों ने और सहूलतकारों ने मिलकर उसके अंदर हिस्सा डाला, और ये अब पड़ी है पाकिस्तान की इकॉनमी। 5% का खतरा था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में डिफॉल्ट करने का। आज जो आदाद शुमार थे वो ये बता रहे थे, बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया पे ये मौजूद भी है। मैंने एक जगह पे 16 या 18% का भी पढ़ा था, लेकिन चले कुछ भी था, इतना तो नहीं था। अब तो 75% तक पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का इम्कान पहुंच गया है। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो कोई जल्दबाजी में नहीं जाना चाहते। यानी ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब इस हुकूमत को एक ऐसा कंधा फराहम कर दें कि ये हुकूमत पाकिस्तान को डिफॉल्ट तकरीबन करवा के निकल जाए और निगरान हुकूमत को आके डिफॉल्ट अनाउंस करना पड़ जाए, और ये हुकूमत कहे हम तो मुल्क को बहुत अच्छा चला रहे थे, ये तो इमरान खान साहब ने हमारी हुकूमत गिराने के लिए जोर डाला, हमने इलेक्शन अनाउंस किए तो उसकी वजह से हालात खराब हो गए हैं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है। नहीं, ये आदादो शुमार आपने याद रखने हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रही है PDM की हुकूमत। खतरात 75.5% तक बढ़ चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ 10% के खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अगर ये अदायगियां ना कर पाया तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे डिफॉल्ट कर जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान को अगर कोई पैकेज मिलेगा तो पाकिस्तान से कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करने का कहा जाएगा। मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से कंप्रोमाइज़ करवाई जाएंगी अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है, खुदा ना खास्ता। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में जी हम तो अब हट गए हैं, जिसको दिल करता है जो करता है ये करें, जिसको लगाना लगाएं। इतना मुतनाज़ कर दिया इस मामले को, हर कोई अपनी अपनी चॉइस लेकर मार्केट में फिर रहा है। टीवी चैनल्स नाम चला रहे हैं, वो बनने वाला है, वो बनने वाला है, वो बनने वाला है, ये बनने वाला है। सोशल मीडिया के ऊपर रोजाना नाम आ रहे हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के फेवरेट्स भी मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि किसी को बनाया जाए, किसी को ना बनाया जाए। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये चीज मुझे आज मेरे एक सोर्स ने बताई। उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका जो हैं वो भी इस लिहाज से उनका भी एक नुक्ता नजर है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं करेगा, ना पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को अपने फैसले हमेशा खुद करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान नहीं कर पाता। आपको याद होगा कि सऊदी अरब के दबाव की वजह से पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाया था, जो कोलालमपुर समिट हो रहा था। इमरान खान साहब ने कहा था मैं जाऊंगा। तो ये ममालिक दबाव डालते हैं, अपनी मर्जी के फैसले दूसरे मुल्कों में करवाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अंदर उनके फेवरेट्स भी होते हैं, सियासतदान भी फेवरेट होते हैं, ब्यूरोक्रेट भी फेवरेट होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के लोग उनके फेवरेट होते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके फेवरेट लोग आगे रहें। अमेरिका तो ये चाहता है, बाकी ममालिक भी ये चाहते हैं। अब ये चीजें सामने आ रही हैं तो पाकिस्तान अगर अपनी खुद मुख्तारी, अपनी आज़ादी, अपने इदारों की इज्जत को देखते हुए खुद फैसला करेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। अदरवाइज फिर ये जो खेल अब चल रहा है 7 महीने से, यही खेल आगे चलेगा। अब तो लोगों को खेलना भी आ गया है। आइए और खेलिए इन लोगों के साथ,
7 महीने में इन लोगों ने जो कुछ किया है इस मुल्क के अंदर, या जितने गिले और शिकवे किए हैं इन्होंने हुदूद के अंदर रहते हुए, अगले 7 महीने आप और देख लें। 7 साल आप देखना चाहते हैं, 7 साल और देख लें, क्योंकि ये है पाकिस्तान की मिडिल क्लास। मैंने एवं नहीं कहा था कि ये टक्कर के लोग हैं, बिला वजह मैंने नहीं कहा था। याद करें मैं आपको क्या कह रहा था, ये पहाड़ों से नहीं उतर के आए हुए जिनको आप गोलियां मारेंगे या कोई उनको आप दबा लेंगे या उनके ऊपर आप ऑपरेशन कर लेंगे, वो एक अलग चीज है। ये वो मौलवी नहीं है जो काबू हो जाते हैं, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है। ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं। ये सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं और ये अपने दिमाग से सोचते हैं, तो ये टक्कर देंगे। और अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, 7 महीने हुए हैं, अभी तो इनको समझ आना शुरू हुई है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जैसे जैसे इनको समझ आएगी, इनकी आने वाली नस्लें इस काम के लिए तैयार हो जाएंगी, तो ये बहुत ज्यादा टक्कर देंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में बजाय इसके कि घड़ियों के पीछे भागने के, बजाय इसके कि टके टके बंदों की जो पूरी दुनिया के अंदर जिनके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं या वो इश्तिहारी हैं, उनकी मिन्नतें करने की और उनके आगे झुकने के या उनके गलत मुतालबात मान के उनसे एफिडेविट लिखवाने के, ये हरकतें अगर करनी है तो इसके बजाय अपनी इज्जत को बहाल करें और छोटी मोटी जिद और अना जो है उसकी कुर्बानी दे दें। इमरान खान साहब ने तो अपने आप से इसको ये कह के बाहर कर लिया है कि भाई ये जो हालत होगी ना यहाँ पे, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता और मैं तो इससे अपने आप को पीछे हटा रहा हूं। ये जो दिल करता है इनका करें, जिसको दिल करता है ये लगाएं, लेकिन बहुत ही मुतनाज़ कर दिया है सारी की सारी चीज़ों को। इमरान खान ने अपने ऊपर मजीद कातलाना हमलों का खदशा भी दायर किया है। उन्होंने कहा कि मेरी जान को अब भी खतरा है, वो लोग मुझे दोबारा ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं और बदकिस्मती से मुझे लगता है कि वो दोबारा कोशिश करेंगे। वो मुझे ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि मेरी पार्टी पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है और मुझे बड़े पैमाने पर अवामी हमायत हासिल है। मुझे रास्ते से हटाने का वाहिद तरीका मुझे ख़त्म करना है, लिहाजा ख़तरा मौजूद है। जनरल बाजवा के साथ इख्तलाफात क्या थे इमरान खान साहब के, उस पर उन्होंने थोड़ी सी बात की। उन्होंने कहा जी एक तो उस्मान बुज़दार वाला मामला था, वो चाहते थे कि अलीम खान को लगा दें और मैं कहता था नहीं उस्मान बुज़दार ठीक है, अलीम खान से बेहतर है। फिर आपने देखा अलीम खान ने बाद में क्या किया। तो इमरान खान साहब ठीक थे उस मामले में, जनरल बाजवा का मशवरा अगर था तो फिर गलत था। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं कि एक तो जनरल बाजवा करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं थे और मैं कहता था करप्ट अनासर को सज़ाएँ मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये देखता था कि उनको सज़ाएँ नहीं मिलती थी और नैब को कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान का एक और इदारा करता था, यानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, तो वो फिर उनको लगता है कि ये एतराज़ था। तीसरा, उन्हें लगा कि जब मेरा टन्योर ख़त्म हो रहा था, यानी तरीक़े एतमाद आ रही थी, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी छोटा मोटा इख्तलाफ मौजूद है और चाइना, रशिया, एशियन ब्लॉक, यहाँ के जो लोग हैं, ये ब्लॉक का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो चाइना में, रशिया में ताल्लुकात बढ़ाना, पाकिस्तान के मफाद के लिए इस खित्ते में काम करना, इसका मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल मगरिब के साथ आप ताल्लुकात काट देंगे या अमेरिका के साथ, लेकिन इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये भी एक इख्तलाफ बन गया था। तो अब इमरान खान साहब जो है वो अपने आप को इस मामले से, तो उन्होंने कहा जी मैं थोड़ा सा दूर रखता हूँ, लेकिन घड़ी वाले मामले में एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये ज़रा आप देख लें कि एक्चुअली घड़ी बिकी कैसे और बेची किसने और हुआ क्या। ये जो घड़ी बिकी है ना, ये वैसे प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में सबसे पहले आया, तो काशिफ अब्बासी साहब को इसका क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए। सबसे पहले उनके बकौल ये है कि घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी ताजिर को फ़रोख्त की गई थी। इमरान खान साहब ने ये 2 करोड़ में ख़रीदी थी तोशा खाना से। कुछ अरसे के बाद उन्होंने 5 करोड़ 10 लाख रुपए में इसको बेच दिया। शफीक ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजिर अवैस मर्चेंट को घड़ी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में फ़रोख्त की। फिर अवैस मर्चेंट ने अमारात की एक शख्सियत को घड़ी फ़रोख्त कर दी। उमर फारूक ने उससे ख़रीदी है। अब ये उमर फारूक को कौन लेकर आया, किसने उसको मनाया, किसने उसका एफिडेविट बनवाया, वजह यह है कि घड़ी उमर फारूक के पास है। अगर ये घड़ी किसी और काले चोर के पास होती तो उसकी मिन्नतें करते, उसको कहते तुम एफिडेविट बना दो, जो काम कहते हो हम कर देते हैं, लिहाजा इमरान खान के खिलाफ आकर बयान दे दो कि आपको घड़ी बेची और आकर फराग गोगी ने बेची है। यानी जिसके बाद भी ये घड़ी होनी थी, कहानी यही बनाई जानी थी कि इसको फलां ने आके बेचा और फलां के कहने पे बेचा, अपने मुखालिफिन को फंसाने के लिए। तो ये है जी टोटल कहानी कि घड़ी किस तरह चली और किस तरह बिकी। अब तक की जो इतलात हैं वो ये, और तोशा खाना के अंदर इसकी रसीद भी मौजूद है। एक और आप हैरत की बात देखें कि वहां तोशा खाना के अंदर भी इसकी रसीद, इमरान खान साहब ने कहा कि तो सारा एक्सपोज हो गया, वो तो वहां पे भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब ये जो कहानी झूठी बनाई गई है और बनाकर लाई गई है और लाकर जियो पे चलाई गई है और अगले दिन पूरे पूरे अखबारात की जीनत बनाई गई है, इसके ऊपर जियो को जवाब तो देना पड़ेगा। जंग ग्रुप प्रोपेगेंडा सेल बन के काम कर रहा है पीडीएम का,
और उनके सहूलतकारों का, तो कब तक करेगा? लोगों में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। अब इन चीज़ों को घुमाने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए एक नया गेम खेला जा रहा है, और वो गेम ये है कि जी एक और चीज़ थी, वो भी इस्लामाबाद में बिकी थी, वो यहां बिकी थी, वो अब सारी चीज़ों को गोल मोल करेंगे। अब ये जो घड़ी है ना, जिसके पीछे सारे भाग रहे थे, अब ये सारे के सारे इस घड़ी से भागना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरा एक सादा सा सवाल है, एक बंदे ने घड़ी खरीदी, उसने बेच दी, बेच के उसने पैसे कहीं भी इस्तेमाल किए, वो कहते हैं फलाई कामों पे किए, चले कहीं भी इस्तेमाल किए, इसमें क्या गैर कानूनी है या इसमें क्या गलत है? नवाज शरीफ ने इसी तोशाखाना से इमरान खान से 10 गुना ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं। मरीम नवाज ने यहाँ से चीज़ें ली हैं, जरदारी ने यहाँ से चीज़ें ली हैं। मरीम नवाज के पास तो नवाज शरीफ के ज़रिए से ही आई है। इस तोशाखाना से जरदारी ख़ानदान, गिलानी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, मुशर्रफ ख़ानदान, सब ने इस तोशाखाना से तोहफ़े लिए हैं। अब जिसने वो तोहफे लिए हैं, उन तमाम लोगों ने उन तोहफों को कहां किया? आज तक किसी ने सवाल किया? या ये सवाल सिर्फ इमरान खान से होना है? अगर गैर कानूनी है तो सबके लिए है ना, अगर नहीं है गैर कानूनी तो किसी के लिए भी नहीं है। तो एक रिकॉर्ड मांगा हुआ है कानून के मुताबिक कि जनाब आप 1990 से अब तक का रिकॉर्ड दे दें, 1947 से अब तक का रिकॉर्ड दे दें, नंगा करें, सारों को बताएं कौन कौन क्या क्या ले गया। गाड़ी निकालना गैर कानूनी है, इन्होंने गाड़ियां निकाली हैं। घड़ी निकालना गैर कानूनी नहीं है, घड़ी निकाली जा सकती है, कानून कहता है, गाड़ी नहीं निकाली जा सकती। इन्होंने गाड़ियां निकाली हैं तोशाखाना में से, जो गैर कानूनी है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।